Hello everyone. So today's topic of discussion is the Office of Governor. In yesterday's Hindu newspaper, there was an article that the Tamil Nadu government has approached the Supreme Court regarding the governor, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिल्स को विथहोल्ड करके रखा है एंड असेंट नहीं दिया है अपना. ठीक है, तो ये एक इशू सामने आ रहा है. हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे इस मैटर में ताकि हम लोग अपने आंसर को थोड़ा वैल्यू एडेड बना सकें. ठीक है, सो उन सब के पहले कंट्रोवर्सी के पहले लेट अस ब्रश अप आवर स्टैटिक नॉलेज. सो कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको याद रखना ज़रूरी है. आपको पता होगा पॉलिटी के आंसर्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कोट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल. सो उसी लाइन में लेट अस स्टार्ट. सो आर्टिकल 154 says that the executive power of the state is in the hands of the governor. इससे तो आप ये बता सकते हो दैट ऑफिस ऑफ गवर्नर कितना इंपॉर्टेंट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन itself says that the executive power is in the hands of the governor. तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अबाउट द गवर्नर ऑफिस. बट इससे ज़्यादा रिलेवेंट आर्टिकल्स बाद के हैं और वहीं से हमारा जो कंट्रोवर्सीज इतने आ रहे हैं, जो इतना टसल हो रहा है बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वो सारे बाकी आर्टिकल्स आएंगे, तो वो ज़रूर याद रखना. तो आर्टिकल 156 ये कहता है दैट द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब ये जो आर्टिकल है ना, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके वजह से गवर्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में, गवर्नर के रिमूवल प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन देखा जा रहा है, जो कि हम लोग आगे कवर भी करेंगे. बट यू शुड नो दैट आर्टिकल 156 इज़ अबाउट द गवर्नर होल्डिंग ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ऐसा कोई इम्पीचमेंट प्रोसीजर जैसे प्रेसिडेंट के लिए एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है. सो इस वजह से प्रॉब्लम आता है. हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 163. आर्टिकल 163 क्या करता है ना, आर्टिकल 163 को हमें तोड़ लेना चाहिए एक्चुअली. आर्टिकल 163(1) एंड आर्टिकल 163(2). आर्टिकल 163(1) के हिसाब से द गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड आर्टिकल 163 का 2 ये बोलता है दैट द गवर्नर हैज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड फाइनल डिसीजन regarding whether a matter is a discretionary matter of the governor or not is actually in the hands of the governor. तो क्या हो जाता है कि the governor sometimes reads it जिससे कि वो अपने decisions को जस्टिफाई कर सके. तो आप समझ ही रहे हो दैट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही इस तरीके से गया है दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू आर्टिकल्स. तो ये भी एक कंट्रोवर्सी का कारण बन जाता है. तो ये आर्टिकल एक कंट्रोवर्सी का कारण बन रहा है, ये आर्टिकल भी एक कंट्रोवर्सी का कारण बन रहा है. अच्छा, इसके बाद एक और आर्टिकल है जो यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप उसको भी याद रखने की कोशिश कर सकते हो, दैट आर्टिकल 164. आर्टिकल 164 क्या करता है दैट जैसे यहाँ है ना आर्टिकल 156 में गवर्नर होल्डिंग द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसी तरीके से बिकॉज ऑफ आर्टिकल 164 इस तरीके से लिखा हुआ है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. तो ये जो प्रेसिडेंट है ये आर्टिकल 164 में गवर्नर हो जाता है. एंड यहीं पर आप देखोगे दैट द तमिलनाडु गवर्नर, द केरला गवर्नर हैज़ एक्चुअली मेड अ फ्यू रिमार्क्स रिगार्डिंग द विड्रॉवल ऑफ द प्लेजर इफ़ द मिनिस्टर्स डोंट ओबे हिज ऑर्डर्स. तो आप समझ रहे हो दैट 164 के वजह से भी बिकॉज ऑफ द प्लेजर डॉक्ट्रिन देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी दैट इज़ इमर्जिंग इन स्टेट्स लाइक केरला, इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु. ठीक है. एंड एक और आर्टिकल, आई एम सॉरी इतना सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे बट आप कोशिश करो 4-5 आर्टिकल्स यहाँ पर आपको याद रहे. तो आर्टिकल 200 ये भी न्यूज़ में है. आई रियली कैन डू मच अबाउट इट क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में हैं. तो हमें आर्टिकल 200 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 200 के तहत हम लोग नीचे भी यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे दैट इन लेजिस्लेटिव मैटर्स with respect to bills the governor has power to assent, hold or return the bill. and governor के पास ये power रहता है that he can withhold the bill for the assent of the president. so article 200 में जब गवर्नर विथहोल्ड करके रख लेना ना इतने सारे बिल्स को, तो दैट इज़ बिकमिंग अ चैलेंज. और यही मैटर तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट द गवर्नर इज़ नॉट गिविंग हिज असेंट. और बहुत दिनों तक
ही इज़ कीपिंग द बिल्स पेंडिंग, ठीक है। सो कौन कौन से आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल 154, आर्टिकल 156, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 कॉमा आर्टिकल 200, ठीक है। तो 5 आर्टिकल्स हो गए। 154 तो उतना भी रेलेवेंट नहीं रहा, बट आप ये चारों तो याद ही रखो, ये दोनों एंड 164 एंड 200, ठीक है। एक और स्टैटिक चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, वो यहाँ पे लास्ट में रखा है मैंने। ये तो आप देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ये उतना एग्ज़ाम रेलेवेंट है भी नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे एक बेसिक सा लक्ष्मीकांत का नॉलेज दे रखा है दैट गवर्नर के पावर्स क्या क्या है। तो ये आप अपने एंड पे भी पढ़ सकते हो, एग्जीक्यूटिव पास, लेजिस्लेटिव पास, जुडिशियल पास एंड फाइनेंशियल पास। अगर एक सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर, तो आप ये चीज़ें हेडिंग्स बना के लिख देना, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस एक बार के लिए आई विल जस्ट रीड इट आउट। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं, द पावर्स विच आर एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द नेम ऑफ द गवर्नर। ये हमने पहले ही पढ़ा आर्टिकल 154 में, है ना। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स वो भी डिस्कस हो गया आर्टिकल 200, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स में जैसे यहाँ पे आप देखो, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन हिज प्रायर रिकमेंडेशन, जैसा हमारे को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के लिए देखने मिलता है, सेम है ना। प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं बहुत हद तक गवर्नर के वही पावर्स रहते हैं इन द स्टेट, बट ही विल ऑब्वियसली नॉट हैव डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। बट बहुत सारे पावर्स सेम रहते हैं, ये हम लोग सब जनरली जानते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स का भी डिस्कशन हो गया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके ही लेज इट बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। एंड जुडिशियल पावर्स में भी जुडिशियल पोजीशंस के अपॉइंटमेंट में गवर्नर का हाथ रहता है, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स, ठीक है। ये तो स्टैटिक नॉलेज है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, न्यूज़ इससे बन रहा है, ठीक है ना। डिस्क्रिशनरी पावर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे डिस्कशन के लिए। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दो हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक सिचुएशनल। अब इसमें ये पहले दो में कंट्रोवर्सी निकल रहा है, जैसे कि व्हेन दे हैव टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड व्हेन ही हैज़ टू रिकमेंड फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ये तो फिर भी अब कम हो गया, बट यहाँ पे सारा कंट्रोवर्सी लाई कर रहा है। तमिलनाडु में यही प्रॉब्लम हो रहा है, व्हेन दे हैव टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो बहुत टाइम लगा दे रहे हैं एंड द बिल्स आर जस्ट पेंडिंग, तो इस वजह से प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन हो गया। अब आ जाते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन में। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द फॉर अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर आफ्टर नो पार्टी हैज़ गॉटन क्लियर मेजोरिटी और व्हेन द इनकम्बेंट डाइज इन द ऑफिस, बेसिकली जब हंग असेंबली का सिचुएशन होता है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आ जाता है इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर, और वहाँ पर उनका एक्शन जो है ना, कई बार जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उस स्टेट में उस हिसाब से हो रहा है। वी हैव सीन दिस इन द केस ऑफ महाराष्ट्र, इन कर्नाटका। इस वजह से जब भी हंग असेंबली सिचुएशंस हो रहे हैं ना, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइंस दिए नहीं गए हैं, तो इस वजह से द सिचुएशनल डिस्क्रिशन इज नॉट बीइंग यूज्ड इन अ फेयर मैनर, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एनी इनएबिलिटी टू प्रूव कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वही है हंग असेंबली सिचुएशन में, या फिर जब डिसॉल्व करना है असेंबली को, उस सारे सिचुएशंस में गवर्नर के हाथ में डिस्क्रिशन है, दैट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। एंड यहाँ पर दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू देयर ड्यूटी इन अ जस्टिफाइड मैनर, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज एंड परमिसेबिलिटी इज़ बीइंग ब्रीच्ड। उस वजह से ही जब भी आप देखते हो कि पॉलिटिकल मैटर्स काफ़ी न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कोट करना चाहिए आंसर्स में, बट आपको इन जनरल पता होगा, आप थोड़ा लिख सकते हो, एक दो एग्जांपल्स डेफिनेटली लिख सकते हो, बट आप ये ज़रूर याद रखो दैट डिस्क्रिशनरी पावर्स को हमें तोड़ देना है कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल में, ठीक है। इसमें ये दोनों रेलेवेंट हैं, स्पेशली ये रेलेवेंट हो गया है अभी। और हंग असेंबली सिचुएशन, अगर आप इतना कुछ नहीं भी याद रखो, आप बस ये भी लिख सकते हो दैट सिचुएशनल डिस्क्रिशन इन मैटर्स ऑफ हंग असेंबली, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल परमिसिबिलिटी इज बीइंग ब्रीच्ड, ठीक है। एंड इट बिकम्स एन अटैक ऑन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड पीपल्स मैंडेट, क्योंकि जो पीपल्स मैंडेट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके ही पावर्स को कम कर दिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पार्टीसन बिहेवियर ऑफ द गवर्नर। तो इस पीपल्स मैंडेट के भी खिलाफ है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट के भी खिलाफ है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने देख लिए। अब बात करते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एग्जांपल्स थोड़े याद रख सकते हो। एक तो एग्जांपल हमने पहले ही देख लिया कि तमिलनाडु में जो सिचुएशन है कि बिल्स को पेंडिंग रख दिया जा रहा है एंड इट हैज़ द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। एक एग्जांपल वो हो गया। उसके साथ साथ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नर
में ने ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो, महाराष्ट्र गवर्नर हैज़ डीले इन द फिक्सिंग ऑफ द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। यहाँ पे डीले के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे। और भी एग्जांपल्स हैं, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन लास्ट ईयर शिवसेना के अंडर हो रहा था तब भी देखा गया था, बट ये थोड़ा सेफ एग्जांपल है, आप इसको ज़रूर याद रख सकते हो। महाराष्ट्र गवर्नर का एग्जांपल याद रख सकते हो। कमिंग टू केरला गवर्नर के साथ भी हमने ये देखा दैट ही मेड सम रिमार्क्स अबाउट द विड्रॉवल ऑफ प्लेजर इफ़ द मिनिस्टर्स डोंट ओबे, एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमने देखा केरला में। तमिलनाडु में भी ये सेम चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल गवर्नर में देर हैज़ बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द सीएम ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। आपको पता होगा दैट गवर्नर इज़ एक्चुअली द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बट जब वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो when the state government is recommending names to the governor, बहुत बार क्या हो रहा है that the governor is not very permissive of their opinion, and उनको क्या कर रहे हैं ना, उनको जो भी उनके ओपिनियन है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर उसको नलीफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक रिफ्ट देखने को मिल रहा है बिटवीन द सीएम एंड द गवर्नर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के लिए हमने क्या क्या याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र गवर्नर का एग्जाम्पल, केरला गवर्नर या फिर वेस्ट बंगाल गवर्नर का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स भी काफ़ी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, हमने स्टैटिक नॉलेज देख लिया, हमने अपना डिस्क्रिशनरी पावर्स को समझ लिया और हमने एग्जाम्पल्स भी याद कर लिया। अच्छा, बट कि इसके अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं क्या, क्यों हो रहा है इतना टसल। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आपको ये आगे हम लोग रिकमेंडेशंस में भी देखेंगे, एंड बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आप एक पॉइंट याद रख सकते हो दैट द नॉन कंसल्टेटिव नेचर विद द सीएम बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। आप गवर्नर को जब अपॉइंट कर रहे हो, ये देखा जाता है कई बार ऑपोजिशन पार्टीज़ जब हैं उस स्टेट में, तो एक गवर्नर के वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं, बिकॉज कंसल्टेशन नहीं होता विद द सीएम, एंड अपॉइंटमेंट ऐसे गवर्नर्स का हो रहा होता है जहाँ पे it is generally seen that एक रिफ्ट रहता है बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम, तो पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। ये 4th पॉइंट भी और 1st पॉइंट रिलेटेड है। कंसल्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं कंसल्ट करते, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वहाँ पर। तो ये हमारे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस वाला पॉइंट भी इसके साथ ही क्लियर हो गया। कंसल्टेशन नहीं होता है और पॉलिटिसाइजेशन हो जा रहा है ऑफ द ऑफिस, ठीक है। उसके साथ साथ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा यहाँ पर, दैट द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के प्लेजर तक जब तक वो हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि दे डू नॉट फील सिक्योर, तो उनको वो करना पड़ता है जो सेंटर से उन्हें डायरेक्शंस मिल रहे होते हैं, एटलीस्ट ये परसीव तो किया जाता है, ठीक है। पॉइंट्स आप लिख सकते हो दैट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और ये बहुत सारे कमिटीज़ ने, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में भी ये कहा गया है, तो आप लिखो ये सारे पॉइंट्स, है ना। और लास्ट एक और पॉइंट आप याद रख लो, दैट द लैक ऑफ गाइडलाइंस। हमने नीचे पढ़ा जब सिचुएशनल डिस्क्रिशन की बात आती है, हंग असेंबली का सिचुएशन आता है, तो इट इज़ जनरली सीन की पॉलिटिकल सिनेरियोज जो रहते हैं स्टेट में वो डोमिनेट कर जाते हैं ओवर द न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नर। सो नॉट हैविंग प्रॉपर गाइडलाइंस ड्यूरिंग हंग असेंबली इज कॉजिंग अ टसल बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम का जब बात हो रहा है तो इट इज़ बेसिकली बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हो दैट नॉन कंसल्टेटिव नेचर, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस, नॉट हैविंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड लैक ऑफ गाइडलाइंस ड्यूरिंग सिचुएशनल डिस्क्रिशन सिचुएशंस लाइक हंग असेंबली इज़ द रूट कॉज ऑफ टसल, ठीक है। अब ये टसल हो रहा है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं यहाँ पर। आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ डायग्राम, एक माइक्रो डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आप लोग अपने एंड पे भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट उठाया है यहाँ से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस का, और उसको यहाँ पे लिखा है दिस इज़ बेसिकली द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टसल, है ना। So politicization of the governor office, it actually hampers the relation between the governor and the CM, and finally what happens is center state relations get affected, or it leads to situations of competitive combative federalism। तो इस तरीके से आप अपने कॉपी में एक डायग्राम बना सकते हो टू इट इज़ लाइक अ माइंड मैप, जिससे थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर्स में। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपको कुछ याद करके जाना है, ऐसा कुछ, ठीक है। आप नॉर्मल जो पॉइंट्स आप ऐसे लिखते उसी को इस तरीके से लिख दिया गया, ठीक है। तो ये लॉजिकल जो कनेक्शंस हम लोग अपने दिमाग में बना रहे होते हैं ना, वैसे ही डायग्राम्स बनाने होते हैं। डायग्राम्स आर नॉट सपोज टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कुछ है यहाँ पर, एग्जांपल्स हैं, आर्टिकल्स हैं,
क्या क्या याद रखेगा इंसान, है ना। तो ये थोड़ा सा नोट्स पढ़ते वक्त ट्राई टू मेक दीज डायग्राम्स, ठीक है, फिर वो हैबिट हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं ये वे फॉरवर्ड ये कमेटी रिकमेंडेशंस, सुप्रीम कोर्ट केसेस और वे फॉरवर्ड, ये सारा कुछ घुमा फिरा के एक ही तरफ डायरेक्शन देते हैं कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए, है ना, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप 3 कमेटी के रिकमेंडेशंस, 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस को याद रखने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सबको मोस्टली पता होगा अबाउट सरकारिया एंड पुंछी कमीशन, तो उनके कुछ रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सरकारिया कमीशन हैज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड कंसल्ट द सीएम बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, जो पॉइंट हमारा था पहला यहाँ पर, उसको ही घुमा देना है। ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, तो कंसल्टेशन कर लो, है ना। तो सरकारिया कमीशन हैज सेड दैट वी शुड कंसल्ट द सीएम बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। पुंछी कमीशन के यहाँ पे मैंने एक रिकमेंडेशन लिखा है, एक और रिकमेंडेशन है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। पुंछी कमीशन हैज सेड दैट द रिमूवल प्रोसीजर शुड बी सिमिलर टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। हम लोगों ने पढ़ा ना कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। अगर आप इम्पीचमेंट प्रोसीजर के तरीके से कर दो, इम्पीचमेंट जिस तरीके से प्रेसिडेंट का होता है उसी तरीके से अगर आप गवर्नर को भी हटाओ, तो आपको एटलीस्ट गवर्नर को ये पता रहेगा दैट ही इज़ नॉट डिपेंडेंट टू द सेंटर, और वो अगर अपने ऑफिस को अच्छे से परफॉर्म करेगा फंक्शंस को, तो ही विल हैव दैट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंट का, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, स्पेशल मेजोरिटी और बहुत सारे सिनेरियोज रहते हैं जहाँ पे इम्पीच करना डिफ़िकल्ट होता है। तो पुंछी कमीशन ने ये बोला है दैट रिमूवल प्रोसीजर शुड बी सिमिलर टू द इम्पीचमेंट प्रोसीजर, है ना। एक और रिकमेंडेशंस है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि ये सिचुएशन आ रहा है दैट द बिल्स आर बीइंग विथहेल्ड, तो पुंछी कमीशन ये बोलता है दैट देयर शुड बी अ 6 month डेडलाइन, है ना। 6 month डेडलाइन होना चाहिए, उसमें गवर्नर हैज़ टू गिव असेंट और गिव असेंट टू द बिल, या फिर अगर उसे प्रेसिडेंट के पास रिकमेंड भेजना है तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो 6 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पुंछी कमीशन ने एक रिमूवल को लेकर दिया है अपना रिकमेंडेशन, और एक दिया है रिगार्डिंग द बिल्स, है ना। तो एक ये हो गया और एक बिल्स का हो गया। और अब देख लो थर्ड पॉइंट क्या है कि NCRWC का रिकमेंडेशन क्या रहता है दैट वी शुड टेस्ट वेदर द सीएम हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड नॉट इन द गवर्नर्स चेंबर। ये जब भी हम लोग देख रहे हैं ना हंग असेंबली का सिचुएशन होता है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस में टेस्ट नहीं होता है, फ्लोर ऑफ द हाउस में टेस्ट नहीं होके इट इज़ हैपनिंग इन द गवर्नर्स चेंबर। और इस वजह से NCRWC ने भी ये रिकमेंडेशन दिया है दैट वी शुड टेस्ट वेदर द सीएम हैज़ एक्चुअली लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द असेंबली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इट शुड नॉट बी हैपनिंग इन द गवर्नर्स चेंबर। तो ये सारे जो भी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ा उसी को द डिफरेंट कमिटीज़ हैव सेड कि उसको कैसे ठीक करना है। हमारा काम क्या है, ये सारे पॉइंट्स तो हमें याद रहेंगे, बट हमें याद रखना है ये कि हम लोग नाम कोट करें ताकि थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाए आंसर्स में, ठीक है। क्योंकि जो भी चैलेंजेस पड़े ना, इवन इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव ट्राइड टू से दिस कि जो चैलेंजेस हैं उनको ही घुमा के लिखना होता है, लेकिन आप जब कोट करोगे सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, NCRWC, तो उसका एक वेट पड़ता है, ठीक है। सो थोड़ा याद करने की कोशिश करो बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ ऑल्सो वेरी टफ, है ना। और आ जाते हैं अब ये सुप्रीम कोर्ट केसेस देख लेते हैं, बहुत सिंपल केसेस हैं, बहुत सारे आप लोगों को पता होंगे। SR बोमई केस सबको पता होगा। SR बोमई केस में द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 356 शुड ओनली बी यूज्ड अंडर एक्सेप्शनल सिनेरियोज। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट गवर्नर प्रेशर में आके प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहा है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज वर्किंग फाइन देन द आर्टिकल 356 शुड नॉट बी यूज। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। SR बोमई केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फेडरलिज्म इशू इन द कंट्री, है ना। उसके साथ साथ ये एक और इंपॉर्टेंट केस है शमशेर सिंह केस। शमशेर सिंह केस में क्या बोला जाता है दैट द गवर्नर शुड एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द COM। ये जो आर्टिकल बेसिकली क्या बोल रहे हैं ना, ये कि आर्टिकल 163 का 1 एंड आर्टिकल 163 का 2, इन दोनों को साथ में पढ़ो। गवर्नर क्या कर रहा है कि 163(2) पे वेट दे रहा है, क्योंकि वो तो उसे ये बोल रहा है कि आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स आपका जो है वो आप खुद ही डिसाइड करो कि आपका डिस्क्रिशनरी पावर्स कहाँ तक है। तो व्हेन दे आर रीडिंग दिस इन आइसोलेशन, और जब वो लोग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं ना कि आर्टिकल 163(1), तो उनको ये बोल रहा है दैट COM के एडवाइस पे चलो, है ना। जब वो लोग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं तो टसल हो रहा है।
सो शमशेर सिंह केस में द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द गवर्नर शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द COM। ठीक है, सिंपल है। एक और केस याद कर लेते हैं यहाँ पे, नबाम रबिया केस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है दैट रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी मैटर्स, जिसको लेके इतना सारा डिबेट हम लोगों ने अभी किया, दैट द गवर्नर शुड इंश्योर दैट ही इज़ यूजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर्स इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स एंड जो भी COM है उनके एड एंड एडवाइस पर काम करें और खुद से ब्रीच ना करें। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल परमिसिबिलिटी का पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा उसको ब्रीच ना करें, बिकॉज उससे मैंडेट जो पीपल्स मैंडेट है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आता है। तो याद क्या रखना है, दैट द नबाम रबिया केस, शमशेर सिंह केस एंड SR बोमई केस। SR बोमई केस तो याद ही रहेगा, ये दोनों केसेस याद रखने की कोशिश करना है थोड़ा। दैट शमशेर सिंह केस में द गवर्नर शुड एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द COM एंड नबाम रबिया केस यूज द डिस्क्रिशनरी पावर्स इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। फाइनली ये बाकी सारा पॉइंट्स तो हमने कवर कर ही लिया, ये डायग्राम भी हमने कवर कर लिया। सो लास्ट में वे फॉरवर्ड में सिंपल पॉइंट्स है हमारा। अगर हम लोग कमेटी रिकमेंडेशंस और सुप्रीम कोर्ट केसेस को कोट कर देंगे तो हमारे पॉइंट्स ऐसे ही बन गए हैं। वे फॉरवर्ड फिर भी 2-3 पढ़ लेते हैं। दैट वी शुड इंश्योर दैट द गवर्नर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 2 years। हमने पहले ही पढ़ा दैट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस हो रहा है, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, बाय इंश्योरिंग दैट द गवर्नर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, है ना। तो चैलेंजेस याद रखो और उससे घुमा के लिखना है, सिंपल है ना। फिक्स्ड 5 year टेन्योर, वही गवर्नर के पास क्या नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, तो उसे एक फिक्स्ड 5 year टेन्योर दे दो। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नर, क्योंकि आपको पता है ना कि सेंटर है, स्टेट है, और यहाँ पर गवर्नर जो है अपॉइंट हो रहा है बाय द सेंटर। सो गवर्नर शुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमने इस डायग्राम में क्या देखा, दैट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म हो जा रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नर, बट होना क्या चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो ये देखना है हमें दैट द गवर्नर शुड एक्चुअली एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये एक अच्छा कंक्लूजन आप लिख सकते हो इस लाइन को, और इससे अपने आंसर्स को एंड कर सकते हो। तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं रिगार्डिंग जो भी हमने पढ़ा कि तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर के जो एकदम रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे बिल्स को द गवर्नर हैज़ एक्चुअली विथहेल्ड। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स हमने पढ़ा, यहाँ पे 2 आर्टिकल जो नहीं लिखे हुए हैं वो भी प्लीज़ याद रख लेना, आर्टिकल 164 एंड 200। ये चारों आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको कोट करना पड़ेगा आर्टिकल्स को, बहुत ज़रूरी होता है वो। एंड उसके साथ साथ ये एग्जांपल्स तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और कॉजेज़ हमने समझ लिए, ये कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, क्योंकि इसके बाद आपने देखा ही थ्रू द डिस्कशन की बस इस पॉइंट्स को ही घुमा के लिखना है। कभी कोई कमेटी रिकमेंडेशन लिखना है इसी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, एंड समटाइम्स यू हैव टू राइट ऑन आवर ओन, ये सारे पॉइंट्स हमें लिखना है। ठीक है। सो 3 कमेटी की रिकमेंडेशंस, 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस। सो आई हैव ट्राइड टू मेक दिस नोट वेरी सिंपली। ठीक है ना, 3 आर्टिकल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 कमेटी रिकमेंडेशंस हैं और 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं। ठीक है। और ये हमारा स्टैटिक वैल्यूएडिशन है, ये ज़रूर याद रख लेना, ये भले भूल जाओ, ये तो ज़रूर याद रख लेना। ठीक है। और ये डिवाइड करके याद रख लेना, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, कुछ सिचुएशनल होते हैं। ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड आपका कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।